आज ये क्लास है जूलॉजी की। पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से देखो जाकर। मैं उसमें जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के, सेकंड पेपर के काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ। उनको ज़रूर से क्लियर कर लेना प्लेलिस्ट में जाकर। मैं मनीष और आप मुझे जानते ही हो सब। तो अपना साइंस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर रोज क्लास होती है। तो दोस्तों, जिस तरीके से जूलॉजी की क्लास आपको मिल रही है उस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन बॉटनी की भी मिलने वाली है इसी प्रकार। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग इन क्लासेस को कंटिन्यू लेते रहिएगा और इनको शेयर भी करो अपने दोस्तों को और वीडियो को लाइक भी किया करो। तो सबसे पहले ये क्लास लॉन्ग होने वाली है, यानी कि अब हर क्लास आपकी बड़ी होगी और हर दिन यानी कि आपका सैटरडे और संडे का ऑफ रहा करेगा। और जहां तक कोशिश होगी तो बड़ी बड़ी क्लास हम लेने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी, यानी कि एग्जाम बिल्कुल करीब है तो जल्दी से जल्दी आपका ये कोर्स कंप्लीट कराया जाए, जिससे ताकि आप पासिंग मार्क्स और गारंटी के साथ आप पास हो जाओ। तो क्लास आपको लॉन्ग मिलेगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी क्लास को एंड तक देखो, तब जाके ये आपके सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप लोग क्लिक करते हो और एक दो क्वेश्चन देखते हो और छोड़ देते हो, तो वह आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो सारे स्टूडेंट अपने अपने, सर्दी का टाइम है तो अपने अपनी जो क्लास है उसको कंप्लीट देखा करो, बिल्कुल क्लियरली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एक एक क्वेश्चन का मैं हल सहित यानी सॉल्यूशन सहित अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर ही सब कुछ आपको समझाऊंगा, क्योंकि बोर्ड पर मुझे लिखने में और आंसर लिखने में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिससे मैं आपकी क्लास रेगुलर नहीं ले पाता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं लिख कर यानी प्रिंटेड नोट से ही आपको समझा देता हूँ। और पीडीएफ भी आपको मैं वीडियो बना दूंगा, पीडीएफ कब मिलेगी वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी स्टूडेंट क्लियरली तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन में अच्छे से समझा दूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, जूलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है जूलॉजी के, एंड आपके फर्स्ट पेपर के और सेकंड पेपर के ये क्वेश्चन है। तो आपको क्लियरली पूरे क्वेश्चन एक एक देख लेना। यहाँ पर मैं ये करीब करीब 40 प्लस क्वेश्चन इसी क्लास में कंप्लीट करवाऊँगा, यानी कि इसी क्लास में आपके 40 प्लस क्वेश्चन करवाऊँगा। और सबसे मोस्ट बात बता दूं कि ये क्वेश्चन 2018, 2019, 2018 और 2019 में आए हुए क्वेश्चन है। तो इनमें से एक भी क्वेश्चन आप स्किप ना करें, अगर आप छोड़ते हो तो आपका ही नुकसान है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सममिति क्या है, अरीय सममिति वाले दो संघों का नाम लिखिए। अब मैं सबसे पहले बता दूं कि अपनी जो जूलॉजी की क्लास है ये सममिति को लेकर ले लो, यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी 50 प्लस यानी कि 50 से ज़्यादा जूलॉजी की क्लास करवा दी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर से जाकर देख लो। एग्ज़ाम से पहले अगर वो क्लासेज आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपके एक भी पेपर का क्वेश्चन नहीं बचेगा। और दोस्तों, मैं जो ये करवा रहा हूँ इसमें से आप 90% अपने पेपर के अंदर मिला लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। यानी कि मैं आपको पास करवा के रहूँगा, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ये मैं 100% आपको आज गारंटी दे रहा हूँ। तो एक एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से रट लेना कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका सममिति क्या है। तो सममिति का तात्पर्य क्या है? सममिति से तात्पर्य है जो शरीर के विभिन्न भाग हैं तो उनकी भागों की व्यवस्था की ज्यामितीय अभिकल्पना, यानी कि जो ज्यामितीय अभिकल्पना है, शरीर के जितने भी भाग हैं उनकी जो व्यवस्था है उनकी ज्यामितीय अभिकल्पना क्या है? सममिति है। अरीय सममिति क्या है? निडेरिया और इकाइनोडर्मेटा संघ, यानी कि जो अरीय सममिति है वो किस संघ में है? निडेरिया और इकाइनोडर्मेटा संघ में। ठीक है, अरीय सममिति के 2 संघ है। ठीक है, जो मैंने आपको नाम बता दिए यहाँ पर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपका जो बी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
सेकंड। आप इसे 2 नंबर का क्वेश्चन समझ सकते हो। तो इसने पूछा है कि कोऑर्डिनेटा संघ के 3 महत्वपूर्ण लक्षण लिखिए। अब कोऑर्डिनेटा संघ है जिसके 3 महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या है? नोटोकार्ड, छिद्रयुक्त ग्रसनी, यानी कि इनकी ग्रसनी कैसी होती है? छिद्रयुक्त होती है। और अगला क्वेश्चन है पृष्ठ सतह पर नसाकार रज्जु। तो ये कोऑर्डिनेटा संघ के 3 महत्वपूर्ण लक्षण हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला क्या है? नोटोकार्ड, दूसरा क्या है? छिद्रयुक्त ग्रसनी, तीसरा है पृष्ठ सतह पर नासाकार रज्जु। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देह गुहा को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों का नाम लिखिए। वह गुहा जो देह भित्ति व आहार नाल के बीच पाई जाती है। दोस्तों पहले की क्लासेज में 50+ मैंने जो क्लास करवा रखी है उनमें इन क्वेश्चनों में से काफ़ी क्वेश्चन मैंने करवा भी दिए। तो आप इनका रिवीजन अगर पहले देख लिए तो भी रिवीजन इनका ज़रूर कर लो ताकि आपको डबल बेनिफिट मिल सके और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। वह गुहा जो देह भित्ति व आहार नाल के मध्य में यानी बीच में पाई जाती है, तो वो जो है तो वह जो मीसोडर्म द्वारा आश्रित होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? देह गुहा। और देह गुहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीओ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर बीच में मेरी आवाज़ पता नहीं ये टेक्निकल की वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कट जाती है कई बार, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर मीसोडर्म मैंने द्वारा स्थान आश्रित होती है, ठीक है, और वह देह गुहा, एक बार मैं इसको सही कर दिया हूँ तो अब आप देख लेना, ठीक है। अब देह गुहा के 3 निम्न प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? रेडिएटा, एसिलोमेटा और स्यूडोरीसोलोमेटा, ठीक है, सीलोमेटा। ये आपके 4 इसके प्रकार हो गए, यानी कि आपकी देह गुहा बिल्कुल कंप्लीट और इसके प्रकारों के नाम यहाँ पर आपको क्लियर मैंने कंप्लीट करवा दिए। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एंड उसके अलावा इनको इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। आप प्लेलिस्ट में आकर आप प्लेलिस्ट से इन वीडियोज़ को दोबारा भी देख सकते हो, दोबारा रिवीजन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर डी। मैंने क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट करवा दिया, बी करवा दिया और ए करवा दिया। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में अंतर लिखिए। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया में अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर बात करेंगे जिन जंतुओं में कोरक से वयस्क का मुख बनता है। जो जंतु जिनमें कोरक रंध्र होता है उससे वयस्क का तो मुख बन जाता है, उन्हें तो क्या कहते हैं? प्रोटोस्टोमिया यानी इंग्लिश में भी प्रोटोस्टोमिया ही कहते हैं। तो कोई भी जंतु है उसका जो कोरक रंध्र है उससे वयस्क जो होते हैं धीरे धीरे उसका क्या बन जाता है? मुख। दोस्तों इन क्वेश्चंस को बिल्कुल आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिट आपको देने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर प्लेटीहेल्मिंथिस, ठीक है, सिलिंट्रेटा, नीमोटोडा, एनीलेडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, ये संघ है जो किस में आते हैं? प्रोटोस्टोमिया, ठीक है। इनको प्रोटोस्टोमिया के क्या है? ये उदाहरण है। ये वयस्क होते हैं तो जो कोरक रंध्र है उनका क्या बन जाता है? मुख बन जाता है। जिन जंतुओं में कोरक रंध्र वयस्क में गुदा बनाता है, जिन जंतुओं में जो कोरक रंध्र है वो क्या बनाता है? गुदा बनाता है, उसमें मुख बना रहा था प्रोटोस्टोमिया में। और ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या बनाता है? गुदा बनाता है तथा मुख आंत्र के दूसरे सिरे पर बनता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं। ड्यूटेरोस्टोमिया मैंने बहुत ही बारीकी से आपको समझाया है। उदाहरण के तौर पर इकाइनोडर्मेटा एम कॉर्डेटा। दोस्तों इकाइनोडर्मेटा के ऊपर ही मैंने पिछली क्लास आपको करवाई है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हो। उसके अंदर मैंने 20+ क्वेश्चन आपको करवा दी, इकाइनोडर्मेटा एम कॉर्डेटा, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण को पंचजगत अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? जो वर्गीकरण है उसको पंचजगत अवधारणा में किसने बांटा या प्रतिपादित किसने किया? तो यहाँ पर आप देख सकते हो आंसर आपको साफ साफ दिख रहा है। रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने पंचजगत परिकल्पना दी थी।
रोबोट एच वीटेकर, रोबोट एच वीटेकर। दोस्तों ये आपके छोटे क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है, उनके अंदर इनको शामिल किया जाएगा। और यहाँ से आपके पक्के पक्के मैं कह रहा हूँ, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये फर्स्ट पेपर के, इनके अंदर से आपके कन्फर्मली मैं आज बता दूँ, ये मैं आपको 40 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 40 में से आपके 5 क्वेश्चन यानी इनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं फर्स्ट पेपर में। तो बहुत ही बारीकी से इस वीडियो को कंप्लीट देख लो। हाइड्रा हाइड्रा के वर्गीकरण को बताइए। तो हाइड्रा का वर्गीकरण, संघ सिलेंट्रेटा, वर्ग हाइड्रोजोआ, गण हाइड्राइडा और वंश हाइड्रा। तो ये हाइड्रा का जो वर्गीकरण है, संघ किस संघ में आता है, किस वर्ग में आता है, किस गण में आता है और वंश का क्या नाम है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से रीड कर लेनी है। अब चलते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो संघ मोलस्का कितने वर्गों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। संघ मोलस्का को 7 वर्गों में बांटा गया है। संघ मोलस्का कितने वर्गों में बांटा गया है? 7 वर्गों में संघ मोलस्का को बांटा गया है। तो यहाँ पर आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा है कि संघ मोलस्का को कितने वर्गों में बांटा गया है? 7 वर्गों में बांटा गया है। अब फर्स्ट इसका जो है वो नेम है, यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज चेंज कर लेता हूँ। पहले वाले का नाम आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, एप्लिकोफोरा, ठीक है, एप्लिकोफोरा। अब अपन चलेंगे सेकंड इसके अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से कर दो दोस्तों। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मेरा बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और मेरा हौसला और मेरा मोटिवेशन बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल क्लास हमेशा देता रहूं। तो सेकंड जो इसका वर्ग है, यानी कि कितने भागों में बांटा गया, तो सेकंड भाग है मोनोप्लेकोफोरा, थर्ड है पॉलीप्लेकोफोरा और फोर्थ है गैस्ट्रोपोडा, 5 है स्केफेपोडा, 6 है लेमेली ब्रैंकिया और 7 है सिफेलोपोडा। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से रीड कर लेना। 3, 4, 5, 6, 7 नाम कुछ अटपटे हैं, मुझे पता है आपको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन अगर आप 12th और 10th में 10th 11th 12th में अच्छे से अगर साइंस और को कवर किए हो तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोगजनक प्रोटोजोआ के कोई 2 उदाहरण दीजिए, यानी कि जो रोगजनक प्रोटोजोआ है उसके कोई 2 उदाहरण आपको यहाँ पर बताने हैं। तो पहला है जियार्डियो और दूसरा है ट्राइकोमोनास। तो ये दोनों उदाहरण अपने प्रोटोजोआ के हैं, जो रोगजनक प्रोटोजोआ है उसके उदाहरण हैं यहाँ पर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको IUCN इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो आप अच्छे से इसको देख लेना, और वो हिंदी में भी पूछ लेता है और इंग्लिश में भी। रेड डाटा बुक जिसे बोलते हैं डायरेक्टली। और रेड डाटा बुक क्या है, तो दुनिया की प्रकृति संरक्षण संस्था अंतर्राष्ट्रीय IUCN द्वारा एक विशेष प्रकार की लाल किताब का प्रकाशन किया गया है। दुनिया की जो एक संस्था, संरक्षण संस्था है, उसके द्वारा क्या किया गया है, एक लाल किताब का प्रकाशन किया गया है। ठीक है, अब जिसमें दुनिया के सभी प्रकार के जीवों की जानकारी है तथा लुप्त हो रही जीवों की प्रजातियों का उनके मतलब उस कारणों सहित उसके अंदर उल्लेख है। तो जो भी संकटापन्न जाति आती है, किसी जीव का संकट आ जाता है, यानी कि वो अंतिम स्टेज पर बहुत कम पाए जाते हैं, तो उनका इस बुक के अंदर उनका नाम प्रकाशित किया जाता है और उनके बारे में डिटेल होती है। ठीक है, तो ये होती है रेड बुक। तो इसमें काफ़ी सारा डेटा स्टोर होता है और काफ़ी सारी जितने भी जानवर हैं जो संकटापन्न यानी उनके ऊपर संकट है, जो भी जानवर और मतलब उनकी प्रजाति लुप्त होती जाती है, विलुप्त होने की कगार पर होती है, उनका डाटा इनके अंदर पाया जाता है। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके, अब से पहले मैंने 10 से 12 क्वेश्चन करवा दिया आपको, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। अब आपके मैं करवाऊँगा ये
छोटे क्वेश्चन, यानी आपके ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और इस तरीके से आपको इनका आंसर भी देना पड़ सकता है। तो इनको एक एक क्वेश्चन को आप रट लेना। मैं दोबारा भी वीडियो देख सकते हो आप इसको, क्योंकि मैंने एक वीडियो ही लॉन्ग बनाई है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और लाइक ज़रूर करो यार, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं यार। तो पहला क्वेश्चन है, नैरिज में गमन अंग क्या होता है? नैरिज में जो गमन यानी गमन करने का अंग कौन सा होता है? पार्श्वपाद, जिसे इंग्लिश में कहता है, क्या कहते हैं? पैरापोडियम। ठीक है, इंग्लिश में पैरापोडियम कहते हैं। और नैरिज में गमन का अंग कौन सा है? पार्श्वपाद है। अगला क्वेश्चन है, द्रव स्थैतिक कंकाल क्या होता है? द्रव, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द्रव स्थैतिक कंकाल क्या होता है? जब तरल पदार्थ कंकाल का कार्य करता है। जब तरल पदार्थ कंकाल का कार्य करता है द्रव स्थैतिक कंकाल कहलाता है। यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टिक स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन, स्केलेटन। ठीक है, जो इंग्लिश में थोड़ी मेरी इंग्लिश मीडियम से मैं नहीं हूँ तो इसीलिए मेरी इंग्लिश वीक है, तो माफ़ करना कुछ भी गलत यहाँ पर हो जाए तो। दोस्तों, जब कोई अपने शरीर में अगर लिक्विड हो, यानी कि हड्डियाँ नहीं होती और लिक्विड होता, और वो अगर अपने ढांचे यानी कंकाल में सहायता करता, तो वो क्या कहलाता? द्रव स्थैतिक कंकाल कहलाता। यानी तो वही है। तो आपको यार मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा, तो लाइक तो ज़रूर से कर देना। अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जीवद्रव भ्रमण क्या है? पैरामीशियम में खाद्यधानी जीवद्रव में एक निश्चित पथ में परिभ्रमण करती है। कौन करती है? खाद्यधानी। ठीक है, खाद्यधानी, तो उसे ही क्या कहते हैं? जीवद्रव गति। ठीक है, भ्रमण करना, भ्रमण गति। ठीक है, यहाँ पर गति से रिलेटेड है भ्रमण, तो जीवद्रव में भ्रमण गति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका ये क्वेश्चन है, नैरिज में गमन अंग क्या होता है? अभी ये क्वेश्चन पहला वाला वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया, तो आपका रिवीजन हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अपना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, सेकंड वाला, यानी कि अभी जो क्वेश्चन आया था वही है। द्रव स्थैतिक कंकाल क्या होता है? जब तरल पदार्थ कंकाल का कार्य करता है तो वो द्रव स्थैतिक कंकाल कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। तो ये है, स्वपोषी पोषण को परिभाषित कीजिए। स्वपोषी पोषण को परिभाषित करना है तो वे प्राणी जो अपने उपयोग के लिए कार्बनिक पदार्थों का स्वयं संश्लेषण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी प्राणी कहलाते हैं। तथा इस तरह का पोषण स्वयंपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, यानी जो प्राणी खुद अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं, यानी कि एक तरीके से अपना खुद का पोषण खुद करते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों का स्वयं पोषण करते हैं, संश्लेषण कर लेते हैं, वही क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी पोषण कहलाता है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेप्टोरियल आसन क्या है? रेप्टोरियल आसन क्या है? जब आसन विधि मांसाहारी या शिकारी प्रकृति की हो तो उसे रेप्टोरियल आसन फीडिंग यानी रेप्टोरियल फीडिंग कहते हैं। यानी रेप्टोरियल आसन क्या है? यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे दोस्तों। ये जूलॉजी के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्लियर होता है, अपन इससे ही आगे के क्वेश्चन भी इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र की परिभाषा दीजिए। यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र होता है एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पर अपन बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो जब बंद रुधिर वाहिकाओं से होकर संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण करता है, यानी कि जो रुधिर वाहिकाएँ हैं वो बंद हो, तो जब यानी कि आप समझ सकते हो कि एक तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है, और एक बंद। तो जब बंद रुधिर वाहिकाओं से होकर अगर संपूर्ण शरीर में रक्त परिभ्रमण करेगा, ठीक है, तो फिर आपका बंद उसे क्या कहेंगे? बंद परिसंचरण तंत्र कहेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पाइला
पाइला में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंग का नाम बताइए। जो पाइला है उसमें पाए जाने वाले जो उत्सर्जी अंग है उसका नाम आप यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। बोजनेस अंग, जिसे ऑर्गन ऑफ बोजनस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से याद कर लेना, यानी उसे बोजनस अंग भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष परिवर्धन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, अप्रत्यक्ष परिवर्धन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें अंड से सीधे वयस्क के समान रूप उत्पन्न नहीं हो, ठीक है। आप समझ रहे हो यहाँ पर, यानी कि अंडे से सीधा वयस्क के रूप में उत्पन्न नहीं हो कोई भी जीव, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष परिवर्तन कहलाता है। इनके जीवन में सामान्यतः एक नाटकीय परिवर्तन के साथ वयस्क में बदलाव आता है। एक नाटकीय परिवर्तन के साथ धीरे धीरे वयस्क के रूप में बदलाव आता है। किसी भी चीज़ को ले सकते हो आप, वो वयस्क के रूप में डायरेक्टली समान रूप से उत्पन्न नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष परिवर्तन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 11th। तो इसका क्वेश्चन है 11th। तो 11th नंबर का क्वेश्चन है, एक तारा मछली में कितने जोड़े जनद, इंग्लिश में क्या कहेंगे? गॉन्ड्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। गॉन्ड्स, तो 5 जोड़ी जनद, ठीक है। 5 जोड़ी कितने होते हैं? 5 जोड़ी जनद होते हैं किसमें? एक तारा मछली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस संघ के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र में समन्वय केंद्र नहीं पाया जाता? तो संघ सिलेंट्रेटा एक ऐसा संघ है जिसके तंत्रिका तंत्र में क्या नहीं पाया जाता? समन्वय केंद्र नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, मेटाजोआ को स्पष्ट कीजिए, यानी कि मेटाजोआ के बारे में बताना है। तो मेटाजोआ में सभी बहुकोशिकीय जंतु रखे गए हैं। मेटाजोआ के जंतु विषमपोषी तथा भ्रूण से परिवर्धित होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरिज का वर्गीकरण कीजिए, यानी कि नैरिज के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं आपके लिए रात के 11 बजे यानी 10 बजे बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। रात के 12 बजे तक मैं जगता रहता हूँ, तो सोच सकते हो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो आप लाइक ज़रूर से करना है और अपने ही दोस्तों में शेयर भी करो। संघ एनिलिडा वर्ग और पॉलीकीटा गण इरेंसिया और वंश नैरिज। तो ये मैंने जैसे हाइड्रा के बारे में बताया था, उसी तरीके से नैरिज के बारे में भी बता दिया। तो आपके लिए मैं इनको साफ भी कर देता हूँ ताकि आप एक बार नैरिज के बारे में अच्छे से पढ़ सको। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकी को परिभाषित कीजिए। वर्गीकी क्या है? टैक्सोनॉमी, जिसे इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। प्राकृतिक समानता अथवा विषमता के आधार पर जंतुओं को कई पृथक समूह में निर्धारित किया जाता है। तो यानी प्रकृति की समानता और विषमता के आधार पर जंतुओं को समूह में, अलग अलग समूह में बांटा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वही है वर्गीकी। तथा फिर उनका नाम वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है और इस वर्गीकरण को ही क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने बहुत अच्छी क्लास आपको पहले करवा रखी है। तो आप वो क्लास लेना चाहते हो तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दोस्तों 2 प्लेलिस्ट हैं, एक तो है जूलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एक है बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी क्लासेज, ठीक है। तो दोनों प्लेलिस्ट की पूरी वीडियोज़ आपको ज़रूर से देख लेनी है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जाति की परिभाषा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जाति की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर भी मैंने एक क्लास ऑलरेडी करवा रखी है, तो जाकर देख सकते हो। जाति प्राकृतिक रूप से अंत प्रजनन कर सकने वाली समष्टियाँ हैं। जो प्राकृतिक रूप से अंत प्रजनन कर सकने वाली समष्टियाँ हैं, जो ऐसे अन्य समूह के साथ प्रजनन नहीं करती है। अब देखो, जाति एक समूह विशेष के रूप के बारे में बताया गया है, ठीक है। दोस्तों मुझे काफ़ी लेट नाइट हो रही है, इसीलिए बीच बीच में आलस से आ रहे हैं, बट आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए पढ़ाई के अंदर जुट जाइए। लाइक, शेयर और कमेंट अच्छा सा किया करो आप ज़रूर से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है और डेटा कम है, तो इसको अपलोड करने में दिक्कत आएगी। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना और वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो पहला वीडियो ज़रूर देखना और नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो ऐसे ही मैं वीडियो रोज़ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।